हम्म, इस पे मैं और अविनाश हम दोनों आ रहे हैं। ओके। हाँ, चलिए। ये कर दो। हाँ। ऑल राइट। तो ये सेक्शन है ना आपके जो जय भीम है आपके दिमाग के ऊपर से जाने वाला है, ठीक है, पहले से बता रहा हूँ। हाँ, और आपको एजुकेशन की जरूरत है इसको समझने के लिए भी इवन, क्योंकि ये अशराफ नैरेटिव की बात है। अशराफ नैरेटिव पे हमने स्ट्रीम्स किया, पहले जाओ उसको देख लो, फिर से हमारे समझ में आएगा ये क्या चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो ऑडियंस हमारे जानता है, तो हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा औकात में रहो, पहले समझ लो, ठीक है, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। वैसे पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ की ही नहीं है, तो वो भी पता नहीं, देख के भी समझ में आए ना आए, लेकिन ऑडियंस को मैं बता रहा हूँ। देखो अशराफ नैरेटिव होता क्या है, आप अशराफ और पसमानदा को जानते हो। अशराफ्स आर द रूलिंग एलिट्स इन सब कॉन्टिनेंट, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह सब जगह पे सैयद वगैरह वगैरह जो होते हैं ये अशराफ्स रहते हैं। आप उनको अपर कास्ट मुस्लिम्स बोल सकते हो। वो ट्रेस देयर लीनियज बैक टू मिडिल ईस्ट, मोटा मोटा अब क्लेम करते हैं वो। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो अपनी लीनियज ट्रेस करते हैं और अपना एलिजियंस बाहर से बताते हैं, लेकिन राज वो यहाँ के सिस्टम पे करना चाहते हैं, और सिस्टम को उन्होंने हर तरह से इन्फिल्ट्रेट करके रखा हुआ है। बीट थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, बीट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, बीट लिबरल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, बीट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हर जगह पे इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। और पॉलिसीज वगैरह जो भी बनती है इन सारी जगहों से, बीट कॉम की पॉलिसी, चाहे वो थियोलॉजिकल पॉलिसी हो, मुल्ला मौलवी वगैरह जो भी है उनका स्टेटमेंट यहाँ से आता है, ठीक है। सिमिलरली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यही चलाते हैं, लिबरल्स के इंस्टीट्यूशन में इनका कब्जा है तो वो नैरेटिव चलाते हैं। और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी ठीक ठाक पकड़ है इनका, रसूख है। माइनॉरिटी का मिनिस्टर पहले इन्हीं का बनता था, अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है, अब तक इनका ही बनता है। मुद्दा यह है कि इन्होंने एक पावर हायरार्की डेवलप कर ली है, और जय मीम वाले लोग इनको मिमिक कर रहे हैं। और ये पावर स्ट्रक्चर हम लोग को पहले बता चुके हैं, इस पावर स्ट्रक्चर को जय भीम वाले लोग मिमिक करना चाहते हैं। और ये एग्जैक्ट मैलिशियस नैरेटिव, नैरेटिव क्या होता है इनका बताता हूँ। अशराफ का नैरेटिव ये होता है, कौम एक है, मोनोलिथिक है, कौम को एक्सक्लूसिविटी में रहना है, यानी दूसरों से अलग होकर रहना है। कौम को अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर जो यहाँ का लोकल कल्चर है उससे बिल्कुल अलग रखना है। दूसरों को हिकारत की नजर से देखना है, दूसरों से जितनी नफरत कर सको वो करना है, ठीक है। लोकल कल्चर के दूर दूर तक पास में नहीं जाना है। अगर कोई ये नैरेटिव ब्रेक करने की कोशिश करता है उसको सजा देना है। और लग्जरी बिलीफ नाम की चीज बेचना है। लग्जरी बिलीफ क्या होता है? लग्जरी बिलीफ वो होता है, अमीर लोग कुछ ऐसा नैरेटिव चलाते हैं, जो प्रैक्टिस एक ऐसी चलाते हैं जो उनके हिसाब से अच्छी होती है, लेकिन नीचे वाले उसको फॉलो, गरीब उसको फॉलो करने के लिए जाता है तो उसका नुकसान हो जाता है। एग्जांपल है कि उर्दू लैंग्वेज का को बढ़ावा देना है। उर्दू लैंग्वेज ये अमीर तो बात करके निकल लेता है, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजता है, बाहर भेज देता है। गरीब बच्चा जो है उर्दू पढ़ता है, उसको रोजगार नहीं मिलता है। ये लग्जरी बिलीफ का एग्जाम्पल है, करे कोई भरे कोई वाला मामला है। ये सारी की सारी बातें जो है अशराफ नैरेटिव के अंदर आती हैं। दलित पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर पूरा ये मिमिक होता है, कंप्लीटली मिमिक होता है, एग्जैक्टली मिमिक होता है। पावर स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखे, ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं। रिजर्वेशन का फायदा इनमें से कुछ लोग ही उठाते हैं, बाकी दलितों को दबा देते हैं। राजस्थान की मीणा कम्युनिटी का एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी लिस्ट उठा के देख लीजिए। और भी बहुत जगह पे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप कहीं पे भी रिजर्वेशन की लिस्ट उठा के देख लीजिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट की। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग इलेक्ट होके आते हैं, कुछ परिवारों से एक्चुअली इलेक्ट होके आते हैं, और बाकी जो सारे लोग हैं उनको किसी तरह का रिजर्वेशन का बेनिफिट वगैरह नहीं मिल पाता है। और होता क्या है, ये कहा जाता है कि आप बाकियों से नफरत करो। जो ब्राह्मणवाद का नैरेटिव है वो एक इनफाइनाइट गेम का हिस्सा है। इनफाइनाइट गेम क्या है आप पूछोगे, तो वो भी एक उसमें आता है जो हम लोग कवर करते हैं, एक थ्योरी में आता है। इनफाइनाइट गेम का मतलब है परपेचुअल वॉर, जिसमें आपको फुट सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है। फुट सोल्जर को दिखाया जाता है एक सपना, एक उम्मा का तरह का सपना दिखाया जाता है। दलित मूवमेंट में भी सेम ऐसा ही है, एक आइडियोलॉजिकल ड्रीम दिखाया जाता है, एक आइडियोलॉजिकल सोसाइटी दिखाई जाती है। बोलते हैं आपको सबको मिलेगा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। 70 साल हो गए इन्होंने किया कुछ नहीं है, इनकी लीडरशिप ने कौड़ी का काम नहीं किया है। बातें बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं, और इनको एक एनिमी चाहिए होता है। परपेचुअल वॉर के अंदर एक परपेचुअल एनिमी चाहिए होता है, तो इन्होंने एक इमेज बना ली है ब्राह्मणवाद की। अब ये जो एनिमी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, किसी को भी पकड़ के आप वो एनिमी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अशराफ के केस में होता है, अशराफ का जो एनिमी है
वो या तो काफिर है या कौम का गद्दार है। कौम का गद्दार में मुर्तद मुल्हिद वगैरह सब आ जाते हैं। ये दो होते हैं, ये परपेचुअल किसी को भी ये लाए ठोक के उसको निपटारा कर सकते हैं। सिमिलरली दलित नैरेटिव के अंदर में आता है ब्राह्मणवाद, और वो किसी को भी चिपका के निपटा सकते हैं वो लोग। बहुत सिमिलरिटीज है इन नैरेटिव्स में। मेकिंग्स ऑफ नैरेटिव को क्लियर बता देता हूँ। मेकिंग्स ऑफ नैरेटिव में होता क्या है कि नैरेटिव बनाने के लिए आपको एक गेम खेलना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंफॉर्मेशन, और आ, उसको ये भी बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉलिटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये होता है कि आपके पास थोड़ी भी पावर है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन इसको गैदर करता है, कैसे यूज करता है, क्या कौन यूज करेगा, ये सारी चॉइसेस आप बना सकते हो। उस गेम को कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसके पास पावर होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, और जो प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंफॉर्मेशन का यूज कर सकता है, वो यूज करता है नैरेटिव। प्रिंसिपल सिंपल इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन को जितनी सिंपल फॉर्म में स्टोरी टाइप बनाओ, लोगों को स्टीरियो टाइप करो, उस टाइप की चीज है। जैसे ब्राह्मणवाद एक प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंफॉर्मेशन है, सिंप्लीफाई कर दो और चिपका दो, कोई उसको चेक नहीं करेगा। उसके पीछे ये जरूरी है कि वो बार बार रिपीट होता रहे, और जितने विश्वास पात्र लोग हैं समाज में या जो अथॉरिटी जिनको माना है वो रिपीट करते रहे वो नैरेटिव। प्रोपागेंडा का बिल्कुल एलिमेंट है। ये मेकिंग ऑफ द नैरेटिव है। अब ये क्या करते हैं, ये अब मैं जा रहा हूँ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है। पूछ लेना जय भीम वाले लोग से पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। अब इसमें अविनाश जी भी हमारा साथ दे सकते हैं। हाँ, ये आप देख लीजिए। सॉरी, ये एक क्विक स्नैप देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंफॉर्मेशन का। इसमें राइट साइड का जो ट्रायंगल है उसको देखिएगा। यहाँ पे राइट ट्रायंगल में बताता हूँ कि स्टोरीज होती है पहले, जब एकदम रॉ फॉर्म में डेटा होता है, उसको अगर प्रोसेस करते हो तो कॉम्प्लेक्स स्टोरी बनती है, जिसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसको यूज कैसे करना है ये सवाल अब उठाते हो उन चीजों को, तो ग्रुप इंटरेस्ट बनते हैं, ग्रुप कम्युनिटीज वगैरह डिफाइन होती है, ट्रेडिशन डिफाइन होते हैं। सबसे ऊपर का लेवल जो होता है उसको विजडम कहते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस आता है। सिंपल इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव में कौड़ी की विजडम नहीं होती है, लेकिन वो नैरेटिव जनता खरीदती है क्योंकि वो सिंपल होता है, दिमाग को प्रोसेस करने में बहुत सिंपल होता है। राइट साइड वाला जो है एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, वो साइंटिफिक डोमेन में आता है, वो कभी यूज नहीं करते ये लोग। जय भीम वाले जो पेपर भी लिखते हैं वो सिंपल इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट में लिखते हैं लोग। इनके एकेडमिक पेपर भी पढ़ के देखें, आगे आपको सुनाएंगे। अब पीछे वाली स्लाइड पे आ जाइए वापस, एक बार मैं क्विक समराइज कर दूं। फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियल से आ जाएगा, आगे समझाएंगे आपको। फॉल्स कॉन्शियसनेस वो होता है कि किसी ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए उनको ब्रेन वॉश कर देना, कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर देना। ब्रेन वॉश कर देना, उनको अपने जो आइडेंटिटी है उसके बारे में भ्रम डाल देना, जिसको गैस लाइटिंग कहते हैं। ये होता है परसीव्ड ऑपरेशन के थ्रू। कोई ऑपरेशन है नहीं, लेकिन परसीव्ड ऑपरेशन, कहीं की सुनी सुनाई कोई कहानी बता दी और ऑपरेशन का बार बार नैरेटिव चिपका दिया। ठीक है। ये एक और चीज है, गेटिंग पीपल अवे फ्रॉम फ्रॉम देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। एज एन इंडिविजुअल आपकी आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो आपको इंडिविजुअल नहीं रहने देना चाहते, वो आपको झुंड में बकरे की तरह रखना चाहते हैं, आपका कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उनको वो आइडियोलॉजिकल जॉम्बीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस फॉल्स कॉन्शियसनेस को क्रिएट करके। तीसरी चीज, कोरैलिंग द हर्ड। कोरैलिंग द हर्ड के मतलब है भेड़ बकरी की तरह इकट्ठा करना। चरवाहा जिस तरह से भेड़ बकरी इकट्ठा करता है, उसी तरह से ये लोग जो हैं जय भीम वाले जो नैरेटिव चलाते हैं, उससे होता ये है कि ये अपने जो फुट सोल्जर्स हैं, जो नॉर्मल एक दलित व्यक्ति है, उसको सारी चीजों को भुला रहे हैं और सिर्फ ये बोलते हैं तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, आओ हमारे साथ, तभी तुम्हारा भला हो पाएगा, तभी तुम्हारा बच पाओगे, नहीं तो तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म कर देगा ब्राह्मणवाद, तुमको जड़ से मिटा देगा। ब्राह्मणवाद तुम्हारा दुश्मन है, उसको खत्म करना तो हमारे साथ आओ। एक ये होता है। अब जब ये भेड़ का झुंड तुम्हारा हो गया, तो तुम दूसरे सारे ग्रुप से जाते हो, निगोशिएट करते हो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मांगी तो ये भेड़ का झुंड तुम्हारे खेत में आएगा और तुम्हारा रोज चारा चरेगा, या तुम्हारे घर में घुस जाएगा, तुम्हारा नुकसान करेगा। और वो निगोशिएट करता है कि मुझे पैसे दो, मुझे पावर दो। ऐसे दूसरे ग्रुप से निगोशिएट करते हैं ये लोग। या फिर ऐसे भी निगोशिएट कर सकते हैं कि एक ग्रुप से गए, उसके पास पूछे यार तेरा दुश्मन कौन है, अच्छा ये व्यक्ति, लेट्स से उसका नाम है रामलाल, ठीक है, उसके खेत में जाता हूँ और सारी भेड़ें घुसा के चरा देता हूँ उसका खेत। तो मोमिन और इनका अलायंस जो है कुछ इस तरह से देख सकते हैं इस पर्सपेक्टिव से आप। उसके बाद आता है इंटरमिटेंट वॉरफेयर और अंडर द इनफाइनाइट गेम। इनफाइनाइट गेम की बात मैंने पहले भी की थी। इनफाइनाइट गेम एक परपेचुअल वॉर होता है, और इसके अंदर इनका जो नॉर्थ स्टार या कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपना जो स्टेटस और पावर है वो बनाए रखना किसी भी कीमत पर, और किसी और को वो पावर शेयर नहीं करना है।
ये जो जय भीम वाले लोग की लीडरशिप है, वो उसका एक ही काम है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि ये फुट सोल्जर्स लोग को बहकाते हैं, दूसरी कम्युनिटीज के खिलाफ भड़काते हैं, और एक वॉर की पोजीशन बनाए रखते हैं कि किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता रहे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये क्या बोलेंगे, अपने जो फुट सोल्जर्स उनको बोलेंगे, देखो ये लोग तुम्हारे पास जुल्म कर रहे हैं, हमारे पास आओ, हम तुमको बचा सकते हैं, इनका पावर बढ़ेगी। प्लस ये बोलेंगे दूसरे ग्रुप से कि देखो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर तुमको शांति चाहिए तो हमसे नेगोशिएट करो, हाँ, हमको पावर दो, पैसा दो, तभी शांति हो पाएगी। तो ऐसे नेगोशिएट करते हैं, टिपिकल अशराफ टैक्टिक है, ये लोग भी यूज करते हैं। आखिरी चीज, हेट और कॉन्फ्लिक्ट सो करते हैं फॉर द सोल पर्पस ऑफ ग्रैबिंग पावर, जो कि इंटरमीडिएट वॉरफेयर में आता है, और ये लगातार रिपीट करते रहते हैं। ये कीप्स ऑन रिपीटिंग, कीप्स ऑन रिपीटिंग, कीप्स ऑन रिपीटिंग। अब जय भीम जी, आप इस पे अपना ओपिनियन दीजिए। हाँ, तो इस पे तो जैसे आईओ ने बता दिया कि व्हाट द अशराफ नैरेटिव इज। अभी इसको हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं और एक्सट्रापोलेट इट टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आप लोग को पहले ये समझना होगा कि हाउ कैन आईएसआई एन इंस्टीट्यूशन लाइक दैट कैन एक्सप्लॉइट दैट। सो फर्स्ट थिंग, वो लोग का रिवॉर्ड क्या है इसमें? वो लोग का रिवॉर्ड है गेनिंग कंट्रोल ओवर इंडिया। नाउ हाउ दैट कैन बी डन विद दिस अशराफ नैरेटिव? क्योंकि इंडिया में अब देखिए इतने मुस्लिम्स तो है नहीं कि वो लोग एक पावर स्ट्रक्चर, मतलब एक पावर में अपने खुद के दम पे आ सके। बट कंबाइनिंग दलित्स एंड मुस्लिम्स, इट अकाउंट्स टू अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड दैट्स अ लॉट। अगर ये 40% अगर एकजुट हो जाए तो 2014 में, फॉर द कॉन्टेक्स्ट, 2014 में बीजेपी को सिर्फ 31% वोट मिला था, और ये 40% यू कैन इमेजिन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ये देखिए जिसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बोलते हैं, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का। ओवर द टाइम दे विल ब्रू अ ideology and try to implant that into the followers brain, and that will go very deep. अच्छा, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो आइडियोलॉजी है यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे ये आइडियोलॉजी है, जैसे कि आयो ने बताया भी, परसीव्ड ऑपरेशन। एंड हियर इट कैन बी अगेंस्ट हिंदूज और सो कॉल्ड ब्राह्मण्स। अब ये लोग ये चीज का यूज करके इसको, आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। लाइक इट कैन बी यूज टू कंट्रोल द कंट्री। Uh, yeah, Jay Bhim, one question, and I know this is very selfish, but self preservation सबसे optimum चीज होनी चाहिए. What about ex-Muslims? Mukta या सो hates एक्स ex-Muslims. मुस्लिम्स, कोराम सर आप ही देख लीजिए ना, एक्स मुस्लिम जो है ये पूरा नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर एक्स मुस्लिम्स अगर इस फ्रेम में रहे तो ये आपका जो दो सेक्शंस है इन दोनों को मिलने नहीं देंगे। ये एक, दे आर द बिगेस्ट हर्डल इन रीचिंग देयर गोल। यहाँ पे आप ये देखिए, अगर अच्छा ये लोग इसलिए टारगेट नहीं कर रहे हैं जो स्पेशली पाकिस्तान से जो ताल्लुक रखते हैं, और जो सो कॉल्ड आपके ये क्या बोलते हैं आपके साइंस चटनी और इस टाइप के जो लोग हो गए, वो जो पूरा ये लोग का ग्रुप है, गुट बना हुआ है, ये लोग जो है कभी आपका इसके बारे में बात, आईएसआई के बारे में और ये सब के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मतलब ये लोग इस चीज को प्रिवेंट नहीं करने वाले कि दलित और मुस्लिम एक ना हो, पर आप लोग कर सकते हैं। ये नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ जाता है वी यहाँ डोंट पर। माइंड, नो नो नो, वी डोंट माइंड दलित एंड मुस्लिम एक साथ हो, एक साथ हो, अच्छा काम करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर सेइंग दिस जय भीम टेरर की बात कर रहे हैं। ये तो जय भीम का जो मसला है कि ये अभी एक प्रकाश अंबेडकर का आर्टिकल कोई दिखा सकता है क्या भाई किसी के पास है तो? हाँ, एक सेकंड, हाँ कोरम उसको पहुंचेंगे। बेसिकली जी यू जी डोंट जी, वांट दिस नेक्सस टू सप्रेस द इंडियन एक्स मुस्लिम्स, यू डोंट वांट या this nexus to be used to finish off the Indian ex-Muslims, get them killed. क्योंकि लेट्स या बी फ्रैंक, अगर मार भी देते हैं कितना 2-3 महीने लोग रिमेम्बर करेंगे, आफ्टर दैट पीपल विल मूव ऑन, राइट? क्योंकि राइट काम राइट काज, राइट मैं एकदम ब्रूटल ट्रुथ बोल रहा हूँ, ये हर्टफुल एंड लगेगा लोगों को, बट दिस इज द फैक्ट। और और ये भी हाँ, तो है ना, एक्स मुस्लिम्स आर द बिगेस्ट हर्डल इन फॉर्मेशन ऑफ दिस नेक्सस। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, हु हैज फाउंड आउट दिस नैरेटिव? आपको ये राइट विंग से पता चला, ये लेफ्ट विंग से पता चला, ये आपको नैरेटिव कहाँ से पता चला है? हु हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स? बताओ, एक्स मुस्लिम ना?
एक्स मुस्लिम्स के प्लेटफॉर्म से बातें कही जा रही है, खतरा कहाँ से उनको लग रहा है, व्हाट्स द परसीव्ड थ्रेट फॉर अशराफ एज वेल एज जय भीम जय मीम, व्हाट्स द बिगेस्ट थ्रेट? इंडियन एक्स मुस्लिम विदाउट अ डाउट। बिल्कुल Obvious सी बात है, दिस इज अ वेरी सिनिस्टर नैरेटिव दैट्स बीन गोइंग ऑन फॉर 50 प्लस इयर्स, अराउंड 70 इयर्स से ये नैरेटिव चल रहा है। और ये इन्होंने आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की बहुत अच्छी बात कही है। व्हाट आई एम सीइंग इज 2002 के बाद में पर्टिकुलरली काफी चीजें चेंज हो रही है। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के लिए एक जनरेशन चाहिए होती है। यू नीड टू बेसिकली इन्फिल्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्रेस, ये मोटी मोटी 2-3 इंस्टीट्यूशन, पहले ट्रेड यूनियन भी होता था, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, ऐसे जगह पे अपने लोगों को डालो और 15 साल में एक जनरेशन को ट्रेन करो। देन व्हेन दैट जनरेशन कम्स इनटू पावर, पोजीशन ऑफ पावर, वो लोग क्रांति लाने की बात करते हैं और वो लोग परसीव्ड ऑपरेशन के अगेंस्ट क्रांति लाने की बात करते हैं। वंस दैट क्रांति कम्स विद इन अ 3 वीक पीरियड, वहाँ की पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आ जाती हैं, सरकारें हिल जाती हैं, और जब ये होता है तो वो स्टेट टूट जाती है। फिर उसके बाद जो लोग ये नैरेटिव चलाते हैं, मतलब बाहर से ही चलता है ये नैरेटिव, वो लोग आएंगे, बोलेंगे हम आपकी सिचुएशन ठीक कर देंगे, वो अपना एक पपेट ऑटोक्रेट इंस्टॉल कर देते हैं और जितने भी एजेंट्स थे उन सबको साफ कर देते हैं। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स ये सारे जो प्लेयर्स थे, जो यूजफुल इडियट्स जिनको बोलते हैं, जिन्होंने नैरेटिव चलाया था, उन सबको पकड़ के वो साफ कर देते हैं। इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इसमें करीब 5 से 7 साल लगते हैं और वो पपेट डिक्टेटर को भी साफ कर दिया जाता है उस दौरान। बांग्लादेश में ये हुआ है, आप बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे ये वर्क करता है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। अच्छा, क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं, नेक्स्ट स्लाइड हो जाए। ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। जी, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक टिपिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है। इसकी और भी डिटेल्स है, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली बताता हूँ कि आपको डोमिनेट करना है सोसाइटी को। सोसाइटी के 2 सेक्शन मान लिए जाते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर में। एक सेक्शन होता है रसूख वाला मालदार और दूसरा सेक्शन होता है उनके लिए काम करने वाला। राइट, अब काम करने वाला जो क्लास है उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? पैसा दे के कंट्रोल कर सकते हो, उनको डरा धमका के कंट्रोल कर सकते हो, यानी वॉयलेंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आप आर्मी, कोर्ट वगैरह, पुलिस, ऐसे इंस्टीट्यूशन का यूज कर सकते हो उनके हिसाब से, या पैसा देके, लालच देके, जॉब देके वगैरह ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं उनको। कंट्रोल किस चीज के लिए करना है? अपने उत्पादन वगैरह के लिए, प्रोडक्शन के लिए करना है। लेकिन इवन बेटर जो अप्रोच है लोगों को कंट्रोल करने का, वो उनका ब्रेन वॉश करके, उनका थॉट, बिलीफ, आइडिया सारे कैप्चर कर लो, उनका कल्चर कैप्चर कर लो, और इसी को कंट्रोलिंग द कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यानी उनका ब्रेन वॉश करके उनका कॉन्शियसनेस की जगह फॉल्स कॉन्शियसनेस डाल देने का। जो मैंने कहा था ना कि आपका ऑपरेशन हो रहा है, ये नैरेटिव दिमाग में भर देने का। तो ये होता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अंदर में कंट्रोलिंग द कॉन्शियसनेस। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अशराफ नैरेटिव का एक छोटा सा खाका बताया है, जिसके अंदर अशराफ नैरेटिव अपनी कॉम, अपनी कम्युनिटी को कंट्रोल करता है, लिबरल्स को भी कंट्रोल करता है, अदर्स यानी हम जैसे लोगों को भी कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग राइट विंग। वो सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं नैरेटिव से। वो सिंपली एकदम बता देता हूँ हल्के से, और ये दलित मूवमेंट पे भी अप्लाई होती है ये चीज। कॉम को वो नैरेटिव को कंट्रोल कैसे करता है? कॉम को वो बोलता है कि आप जो है कॉम का हिस्सा है, हमारा दीन है वो आपको बचाता है। ये मोटा मोटा उनका नैरेटिव होता है। आपको सब जगह एक जैसा दिखना है, इस तरह की चीजें। लिबरल्स को कैसे बेचता है? लिबरल्स को बेचता है कि हम माइनॉरिटी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रक्षा करता है, आपकी जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना, और खुद वो लिबरल्स के इंस्टीट्यूशन में घुस जाते हैं, हायर पोजीशन अटेन कर लेते, साथ ही साथ फुट सोल्जर्स भी घुसाते हैं। तो जब भी ये उठाते हैं कोई बात कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है, तो लिबरल्स झंडा डंडा लेके पहुंच जाते हैं। ये ऐसे नैरेटिव चलाते हैं। अदर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? अदर्स को ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि 2 तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तो वो ऐसे पोजीशन करते हैं कि ये जो अदर पॉपुलेशन है वो हमारी दुश्मन है, इस तरह से पोजीशन किया जाता है। एक ये होता है, और दूसरा अदर्स को ये भी कम्युनिकेट किया जाता है कि अगर इनसे डील करना है तो हमारे थ्रू ही डील हो सकता है। यानी इस हर्ड से डील करना है, भेड़ बकरी के हर्ड से तुम्हें डील करना है, तो चरवाहे के पास आओ, उसको पैसा दो, तब वो अपना हर्ड जो है भेड़ का तुम्हारे खेत से हटाएगा। ये तड़ीपार वही करवाना चाहते हैं, ये तड़ीपार निकम है। कंटिन्यू, आइयो, सॉरी फॉर इंटरप्ट। यप, हमारे जैसे लोग, कॉमन लोग, वो ये सत्य मान लेते हैं इनकी हर कही हुई बात को। ये इनके नैरेटिव का सक्सेस है, इनकी एक एक बात को हम लोग सच मान लेते हैं। ये दलित जो ग्रुप है, जय भीम जय मीम वाला जो गिरोह है,
उसकी एक एक बात को हम सच मान लेते हैं, हम लोग उसको चैलेंज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका नैरेटिव हमारे दिमाग के अंदर भर चुका है, हमारा भी कॉन्शियसनेस साफ कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ अपनी कौम का कॉन्शियसनेस साफ नहीं कर रहे हैं, ये हमारा भी साफ कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं इनके बुलशिट पे। वी आर नॉट कॉलिंग देम आउट। तो आप ये ना समझे कि सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिटी है दलितों की, जिनका जो लोग फुट सोल्जर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, भेड़ों की तरह हाँ कर रहे हैं जिनको, वो सिर्फ शिकार हैं। आप और हम जैसे लोग भी इनके नैरेटिव का शिकार हैं। इनके बुलशिट को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, ये आपको भी विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो और से सोचिए, इसको अच्छे से देखिए, आप कहाँ फिट होते हैं, आपकी क्या पोजीशन है। और इनमें से तीनों चारों ग्रुप में से किसी इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है। ये तीनों चारों ग्रुप में किसी इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं, सारी जगह ग्रुप का ही चलता है। आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आपका इंडिविजुअल आइडेंटिटी डजंट मैटर शिट। आप इसको बड़े पॉलिटिकल लेवल पर भी अगर देखा जाए तो आप देख लो कि यहाँ पे जो डिबेट हुआ था, जहाँ पे साहिल थे और 2 लोग थे साहिल के साथ, 2 एक्स मुस्लिम, 3 एक्स मुस्लिम थे इंडिया टीवी पे, और दूसरी तरफ से तस्लीम रहमानी और वो दूसरे कौन थे, शैतानी, क्या नाम था उनका, सुरेश वाला, जफर सैरेश वाला, तस्लीम रहमानी थे। अब मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री है, वक्त पड़े तो किसका साथ देंगे और किसको बलि का बकरा बनाएंगे? ईद का दिन है तो बलि का बकरा कौन बनेगा? बलि का बकरा बनेगा नुपुर शर्मा, बन गया, और सपोर्ट करेंगे रहमानी का, कर दिया। जी रहमानी का। अब ये तो वो हो गया ना भाई, मगर यहाँ पे जफर सैरेश्वर और साहिल में किसका सपोर्ट होगा? सीधा सवाल देख लीजिए इसमें। जफर सैरेश वाला मोदी साहब उसको सपोर्ट करेंगे, साहिल की बलि का बकरा है, और साहिल कुछ नहीं करना। साहिल अगर अपने डिफेंस के लिए साहिल अगर कुछ कर रहा है तो वो हो गया